हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के अगले स्टेप के बारे में। ठीक है, जो कि है ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट, इसकी पहले की क्लासेस में है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस थी, जो कि थी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स थी, है ना। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स में जो बहुत ही महत्वपूर्ण 4 स्टेप थे, उसमें 2 स्टेप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि थे ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज ए केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग बाय द बॉडी। कहने का मतलब यही है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा किसी भी ड्रग या केमिकल को अल्टर कर देती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करती है। कहने का मतलब यही है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में या ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी बॉडी किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल या केमिकल को अल्टर कर देती है, मतलब उसको अपने जो एक फॉर्म होता है उससे दूसरे फॉर्म में उसको परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इसके बाद है अगला नंबर, कन्वर्जन ऑफ ए ड्रग और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कोई भी ड्रग है उसका कन्वर्जन कर देना, उसका मतलब चेंज कर देना, किसमें, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। विच मीन कन्वर्जन ऑफ ए लिपिड सॉल्युबल और नॉन पोलर कंपाउंड टू वाटर सॉल्युबल एंड पोलर कंपाउंड सो दैट द ड्रग आर इजिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। कहने का मतलब यही है कि जिससे क्या हो जाए, लिपिड सॉल्युबल जो कि ड्रग है या पोलर नॉन पोलर ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल या पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि हमारी जो ड्रग है वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाए, कहाँ से, बॉडी से। तो कहने का मतलब यही है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म में यही होता है कि कोई भी ड्रग है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है। और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है या पोलर सॉल्युबल ड्रग है, जाहिर सी बात है लिपिड सॉल्युबल ड्रग और पोलर सॉल्युबल ड्रग जब तक वाटर सॉल्युबल ड्रग में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी या पोलर कंपाउंड में नहीं टूट जाएगी, तब तक वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी। तो ये मेटाबॉलिज्म के अंदर यही होता है कि हमारी बॉडी मतलब नॉन पोलर और लिक्विड सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में और पोलर कंपाउंड में तोड़ देती है, जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, है ना। हमारी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाए, है ना। तो ये प्रोसेस होती है हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के अंदर, ये सब प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद है कोई भी ड्रग है वो हमारे जो लीवर में होता है या हमारे बॉडी में कुछ माइक्रोसोमल इंजाइम पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं कहाँ पे, लीवर में, है ना। तो जैसे कि हम कोई भी ड्रग खाते हैं वो हमारे जब लीवर में पहुंचती है तो सबसे मेन साइड क्या होती है मेटाबॉलिज्म की, सबसे ज़्यादा मतलब 60 to 70% मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, हमारे लीवर में होता है। तो लीवर में हमारे पाए जाते हैं माइक्रोसोमल इंजाइम और नॉन माइक्रोसोमल इंजाइम। वो हमारे ड्रग को क्या कर देते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है, मेटाबोलाइट मिल जाता है। ठीक है, मेटाबोलाइट जब हो जाएगा तो वही हमारे बॉडी से फिर बाद में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म साइट कौन कौन सी होती है ना। तो लीवर मेजर साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब जो हमारे बॉडी में जो हम भी कोई भी ड्रग खाते हैं तो वो हमारे बॉडी के लीवर में पहुंचती है, और लीवर में पहुंचने के बाद क्योंकि मेजर साइट होती है मेटाबॉलिज्म की हमारी लीवर, तो वहीं से इसका मेटाबॉलिज्म होता है, किसका, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, क्योंकि लीवर में बहुत से माइक्रोसोमल इंजाइम पाए जाते हैं, वो हमारे ड्रग को मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और कहाँ पे होता है मेटाबॉलिज्म, किडनी में भी होता है, लंग्स में भी होता है ना, और स्किन में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, प्लाज्मा में होता है और ब्रेन में होता है। तो मेजर साइट अपनी मेटाबॉलिज्म की लीवर है, और उसके अलावा भी कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म हमारे किडनी, लंग्स, स्किन, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा और ब्रेन से होता है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे।
स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे कि मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन कॉजेज मतलब क्या क्या करता है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम जब कोई भी ड्रग, हमारी एक्टिव ड्रग हम खाते हैं, वो पहले से एक्टिव होती है, तो हमारी जो लीवर क्या करता है, जो कि एक मेटाबॉलिज्म साइट है, मेजर साइट है, वो हमारे ड्रग को, जब हमारे ड्रग लीवर में पहुंचती है तो वहाँ पे बहुत से माइक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, और वो हमारे एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव कर देता है या लेस एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि एग्जांपल में पैरासीटामोल या प्रोपेनोलॉल है, उसको हम खाएंगे तो वो हमारी एक्टिव ड्रग होती है, वो जैसे ही कि हम खाएंगे तो वो वहाँ पे हमारे लीवर में पहुँचेगी, इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कि ये हमारी पीसीएम है या प्रोपेनोलॉल है, उसको इनएक्टिव ड्रग या लेस एक्टिव ड्रग में हमारा लीवर कन्वर्ट कर देगा, है ना। और जो मेटाबोलाइट बनेंगे, अगर उसको हमारी बॉडी से निकाल दिया जाएगा, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अगर मेटाबोलाइट हमारे लीवर में रुके रह जाएंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, जो हम एक्टिव ड्रग खाएंगे तो वो ड्रग में या इनएक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इसके बाद लीवर क्या करता है, कोई भी हम इनएक्टिव ड्रग खाते हैं तो वो एक्टिव मेटाबोलाइट मतलब एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि प्रो ड्रग है, प्रो ड्रग में कौन सी है, लीवोडोपा है। ये लीवोडोपा जब हम लोग खाते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में खाते हैं, है ना। वो हमारे लीवर में पहुंच करके फिर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है ना। और वो एक्टिव ड्रग क्या कहलाती है, डोपामीन, है ना। डोपामीन की किस चीज में जरूरत होती है, पार्किंसन में हमारे जो डोपामीन होते हैं वो कह सकते हो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, है ना, कम हो जाते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पार्किंसन डिजीज हो जाती है ना। और इसलिए हम लोग जो इनएक्टिव ड्रग होती है लीवोडोपा, इसको देते हैं। इनएक्टिव ड्रग फॉर्म में क्यों देते हैं, क्योंकि अगर हम डोपामीन जो एक्टिव फॉर्म होता है उसको अगर हम देंगे तो वो हमारी बॉडी में बीबीबी को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो डोपामीन ड्रग होती है वो लाइपोफिलिक नहीं होती है ना, जिसकी वजह से वो बीबीबी को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो ये फिर एक्टिवली वहाँ पे वर्क नहीं पहुँच मतलब करेगा। इसलिए हम लोग लीवोडोपा फॉर्म में देते हैं, जो कि एक इनएक्टिव ड्रग है, वो बाद में हमारे बॉडी में पहुँच करके एक्टिव ड्रग में डोपामीन में पहुँच के रूप में पहुँच जाती है और पार्किंसन जैसी बीमारियों में हेल्प करती है, या पार्किंसन डिजीज को क्योर करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा, एक्टिव, कोई भी हम एक्टिव ड्रग खा रहे हैं, है ना, तो वो हो सकता है मोर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाए, है ना। इसके पहले क्या था, एक्टिव ड्रग खा रहे थे तो इनएक्टिव में या लेस एक्टिव में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी ड्रग होती हैं जो कि लीवर में पहुंच करके वो एक्टिव ड्रग से मोर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि है कोडीन या और मार्फिन है ना। कोडीन ड्रग जो कि एक्टिव ड्रग होती है वो बाद में क्या करती है, मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से ऐसे एंजाइम है जो कि लेते हैं, है ना, या भाग लेते हैं। तो इन 2 टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व, 2 तरह के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं या भाग लेते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म में। पहला है माइक्रोसोमल एंजाइम, है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है, माइक्रोसोमल सेल ऑफ लीवर, मतलब लीवर की जो माइक्रोसोमल सेल होती है वहां पे माइक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं। और फिर दूसरे एंजाइम कौन से हैं पाए जाते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोसोम में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर, लीवर में जो साइटोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे ये क्या पाए जाते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो कहने का मतलब यही है कि माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं, माइक्रोसोमल सेल में पाए जाते हैं लीवर की, और जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो साइटोसोम में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं लीवर की। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में, जो कि 2 फेज होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन के। फेज 1 जिसको हम लोग नॉन सिस्टमेटिक रिएक्शन बोलते हैं और फेज 2 को सिस्टमेटिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फेज 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि नॉन सिस्टमिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन फेज 1 अटैच फंक्शनल ग्रुप टू द ड्रग मेटाबोलाइज। फेज 1 में क्या करते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को ड्रग मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर देते हैं, किसकी हेल्प के साथ, ऑक्सीडेशन के साथ, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड साइक्लाइजेशन रिएक्शन के हेल्प के द्वारा हम लोग कोई भी फंक्शनल ग्रुप को ड्रग मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा,
इफ द प्राइमरी मेटाबोलाइट इज स्टिल लिपिड सॉल्युबल आफ्टर फेज 1 रिएक्शन देन ट्रांसफर इनटू द फेज सेकेंड रिएक्शन। कहने का मतलब यही है कि इसको फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने के बावजूद अगर हमारी कोई भी ड्रग है वो लिपिड सॉल्युबल ही रह जाती है तो उसको हम लोग फेज सेकेंड के लिए फेज सेकेंड में भेज देंगे मेटाबोलाइज होने के लिए, ठीक है। और जो ड्रग हमारी वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइज और जो भी ड्रग हमारी वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगी उसको एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीट आउट करवा देंगे या उसको निकाल देंगे एक्सक्रीशन के द्वारा। और जो ड्रग हमारी लिपिड सॉल्युबल थी वो कहने का मतलब वो मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं हुई, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हुई, उसको हम लोग सेकेंड फेज में देखते हैं, ठीक है, जो कि सिस्टमिक रिएक्शन में देखा जाएगा। इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल हमारा लिपिड सॉल्युबल ही रह गया है, वाटर सॉल्युबल नहीं कन्वर्ट हुआ है, उसमें क्या होगा, इन फेज सेकेंड अटैच ए कंजुगेट टू द ड्रग मॉलिक्यूल। इस सेकेंड मतलब फेज सेकेंड में हम लोग कोई भी कंजुगेट को ड्रग मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर देंगे विद द हेल्प बाय ग्लूकोरोनिडेशन, एस्टाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फोलेशन ईटीसी। मतलब इसके द्वारा हम लोग कोई भी कंजुगेट ग्रुप को ड्रग मॉलिक्यूल के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। आफ्टर सेकेंड फेज ऑल ड्रग गेट वाटर सॉल्युबल। और जो सेकेंड फेज है उसके बाद कोई भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी से वाटर सॉल्युबल ड्रग में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके द्वारा आसानी से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है केमिकल फैक्टर के बारे में बात करेंगे, है ना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि केमिकली इफेक्ट करते हैं किसको, मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। इसमें पहला है एंजाइम इंडक्शन और दूसरा है एंजाइम इनहिबिशन। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी ड्रग है ना, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है, हम मुंह से जब खाएंगे उसको ओरली खाएंगे तो हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए या स्टमक से कुछ ड्रग एब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेल के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाएगी, लीवर में पहुंच जाएगी। लीवर में क्या पाए जाते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, जो कि मेटाबोलाइट में उस ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं। और मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने के बाद ड्रग हमारी निकल जाती, एक्सक्रीशन के लिए निकलती है, वो किडनी होते हुए यूरिन के थ्रू निकल जाती है बाहर हमारे बॉडी से, ठीक है। और एंजाइम को कोई भी मतलब एंजाइम है वो ड्रग को क्या कर देता है, मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है ना। और ये क्या कहलाती है, जो एंजाइम ड्रग को मेटाबोलाइट में कन्वर्ट देता है वो एंजाइम की एबिलिटी कहलाती है या एंजाइम की क्षमता कहलाती है कि वो कोई भी ड्रग मेटाबोलाइट में कितनी आसानी से कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल एस्पेक्ट बारे में, जो कि था पहला था एंजाइम इंडक्शन, है ना। तो एंजाइम इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम बाय सेवरल ड्रग एंड केमिकल नोन एज एंजाइम इंडक्शन। कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसी ड्रग जो कि हमारे एंजाइम की एबिलिटी को क्या कर दे, बढ़ा दे, या कह सकते हो कि एंजाइम की एबिलिटी इस तरह से बढ़ा दे जो कि किसी भी ड्रग को मेटाबोलाइज करने की जो क्षमता होती है एंजाइम की उसको बढ़ा देगा, तो हमारी ड्रग आसानी से क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी। एंजाइम हमारे ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगा। और ये जो प्रोसेस कहलाती है एंजाइम के क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी भी ड्रग के द्वारा, वो कहलाती है एंजाइम इंडक्शन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट हेल्प ड्यू टू, और ये हेल्प करती है किसकी वजह से, इंक्रीज लीवर साइज एंड लीवर ब्लड, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे लीवर का साइज बढ़ जाएगा और या तो लीवर का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो हमारे जो मेटाबोलाइज में कन्वर्ट होने की ड्रग का मेटाबॉलिज्म की क्षमता होगी वो तेजी से बढ़ेगी। कहने का मतलब यही है कि कोई भी ड्रग हम खाएंगे तो अगर हमारे लीवर का साइज बढ़ जाएगा या ब्लड में मतलब ब्लड हमारे लीवर में बहुत तेजी से फ्लो करेगा तो उसका जो ड्रग खाएंगे उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होगा, ठीक है। और दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है, दूसरा कारण क्या हो सकता है ड्रग मेटाबॉलिज्म फास्ट होने का, तो वो कुछ इस प्रकार से, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम फ्लो। कहने का मतलब यही है कि ये साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम होता है जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो वो उसकी अगर स्टेबिलिटी को अगर हम बढ़ा देंगे तो वो हमारे जो मेटाबॉलिज्म की स्पीड है उसको वो बढ़ा देगा। तो इसको इस प्रकार से समझते हैं कि कोई भी हमने ओरल ड्रग ली मान लो, है ना,
मान लो कंट्रासेप्टिव स्टेरॉयड कोई भी लिया है ना, तो ये जो हमारा साइटोक्रोम P50 का ही एक जो ये इंजाइम है CYP3A4 है, हमारे ओरल जो हम ड्रग खा रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइड खा रहे हैं, उसको मेटाबॉलिज्म में तेजी से कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लोग कोई भी रिफाम्पिसिन अगर ले लेते हैं, रिफाम्पिसिन कोई टेबलेट ले लेते हैं, तो वो हमारे ये जो CYP3A4 इंजाइम है इसकी एबिलिटी को बढ़ा देगा, इसकी क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे कि ये जो हम लोग कंट्रासेप्टिव स्टेरॉइड के ओरली जो हम लोग ड्रग खाए हैं उसको बहुत तेजी से क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, या कह दे सकते हो कि ड्रग को मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होगा, उस ड्रग की एक इनएक्टिव बहुत तेजी से होगी और उस ड्रग का एलिमिनेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम रिफाम्पिसिन को खाएंगे तो वो कहने का मतलब हमारे एंजाइम की इफेक्टिवनेस या कह सकते हो क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे कि हमने जो ड्रग खाई है उसको तेजी से कन्वर्ट कर देगा, मेटाबोलाइज उसको तेजी से कर देगा, इनएक्टिव उसको बहुत तेजी से कर देगा और इलिमिनेशन उसका तेजी से कर देगा। कहने का मतलब उसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से हो जाएगा। और जो ये रिफाम्पिसिन खाया ये क्या कहलाएगा, एंजाइम इंड्यूसर कहलाएगा, सॉरी ये एंजाइम इंड्यूसर कहलाएगा। अब हम लोग नंबर बी के बारे में बात करेंगे जो कि है एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो ये है ए प्रोसेस ऑफ डिक्रीज इन ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिशन। कहने का मतलब यही है, अभी तक हम लोग एंजाइम इंड्यूसर में क्या पढ़ रहे थे, कोई भी ऐसी ड्रग है जो कि एंजाइम की एबिलिटी को बढ़ा दे रहा था, जिससे कि तेजी से हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म में या मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जा रही थी। तो इसमें क्या है, कोई ऐसी ड्रग है जो कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे, जिससे भी हमारे जो ड्रग है वो आसानी से मेटाबोलाइज ना हो सके, तो वो क्या कहलाएगा, एंजाइम इनहिबिशन कहलाएगा। और ये दो टाइप से होता है, डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट में है चेंज एंजाइम एक्टिविटी, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी को हम लोग चेंज कर देंगे, है ना। ऐसी कोई ड्रग दे देंगे जिससे कि उसकी एक्टिविटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट वे कौन सा है, रिड्यूस एंजाइम सिंथेसिस। या तो हम एक इनडायरेक्ट वे से क्या करें, एंजाइम की कुछ ऐसा दे दें जिससे कि एंजाइम की एक्टिविटी या सिंथेसिस कह सकते हो कि रिड्यूस हो जाए, है ना। तो पहले डायरेक्ट मेथड में क्या था, एंजाइम की एक्टिविटी को हम लोग क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, और इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं कि एंजाइम की सिंथेसिस को कम कर दे रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन से हम लोग समझेंगे इसको एंजाइम इनहिबिशन को। ठीक है, तो इसमें क्या है, टर्फेनोडीन है ना, टर्फेनोडीन है। तो कोई भी ये एंजाइम है ना, माइक्रोसोमल एंजाइम है, तो इसमें हम लोग इरिथ्रोमाइसिन दे दिया है ना। इरिथ्रोमाइसिन दे देंगे तो ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, किसके, एंजाइम की, है ना। और एंजाइम की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी, या तो इसकी एक्टिविटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो हम जो टर्फेनोडीन देंगे उस इनएक्टिव में कन्वर्ट होना चाहिए, वो इनएक्टिव में ड्रग को कन्वर्ट नहीं करेगा, वो ड्रग क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी से आसानी से इलिमिनेट नहीं होगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा, वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल में नहीं टूटेगी, है, जिसकी वजह से उसका कहने का मतलब यही है, एंजाइम की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे अगले फैक्टर के बारे में जो कि है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में पहला है एज। ठीक है, तो एज में पहला है नियोनेट्स। नियोनेट्स मतलब न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी में मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही स्लो होता है। क्यों, क्योंकि हाँ, नियोनेट्स के जो लीवर होता है उसमें मैक्रोसोमल एंजाइम शुरू शुरू में डेवलप नहीं हुए होते हैं या नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो रहता है। ठीक है, इसके बाद है चिल्ड्रेन, जो जिनकी उम्र होती है 1 से 12 साल। उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही रैपिडली होता है, क्योंकि उतनी समय नए नए माइक्रोसोमल एंजाइम बने हुए होते हैं और वो बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, जिससे कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज़ी से होता है। कोई भी ड्रग खाया तो बहुत तेज़ी से रैपिडली वो मेटाबॉलिज्म उसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एल्डरली पीपुल। एल्डरली पीपुल मतलब 60 साल से ज़्यादा वाले लोग। तो कहने का मतलब उतनी समय उनके माइक्रोसोमल एंजाइम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर है डाइट। ठीक है, अगर हम लोग हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो एंजाइम का सिंथेसिस बहुत तेज़ी से होता है, और एंजाइम का सिंथेसिस बहुत तेज़ी से होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज़ी से होगा, है ना।
कहने का मतलब यही है कि हाई प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे तो एंजाइम बहुत तेज़ी से बनेंगे, उनकी क्षमता बहुत तेज़ रहेगी, जिससे वो तेज़ी से कोई भी ड्रग खाएंगे या कोई भी और चीज़ है तो बहुत तेज़ी से उसका मेटाबोलाइज्म में मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। अगर हम लोग लो प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो उनका बहुत ही लेस मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि उनका इससे एंजाइम सिंथेसिस बहुत कम होगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है सेक्स डिफरेंस। कहने का मतलब यही है कि फीमेल जो मतलब फीमेल्स होती हैं उनमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, किसके कंपैरिजन में, मेंस की कंपैरिजन में। ठीक है। इसके बाद है बॉडी टेम्परेचर। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेजी से होगा, ये कहने का मतलब है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग मेटाबॉलिज्म को समझ गए होंगे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।